Hello, welcome to everybody in my YouTube channel Chemistry by भरत सलवाड़िया। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासेज में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में संक्रमण धातु संकुलों के रंग व स्पेक्ट्रम की हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमने रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या डीडी संक्रमण व आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा की थी। जिन धातु संकुलों की व्याख्या डीडी संक्रमण के द्वारा नहीं की जा सकती, उनके रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा आसानी से की जा सकती है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक था पिछली क्लास में धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी हम विस्तार से इससे पहले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। और अब आज का टॉपिक अपना है उत्प्रेरकीय सक्रियता। देखो, कैटालाइटिक एक्टिविटी जो टॉपिक है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, ये किस प्रकार से उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाते हैं। तो देखो, संक्रमण तत्वों के आयनों में डी कक्षक में या डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस कारण से यह क्रियाकारक से बंध बनाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। अतः संक्रमण श्रेणी के तत्व आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार ये सममांगी होमोजीनियस एंड विषमांगी माध्यम हेट्रोजीनियस माध्यम में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। सममांगी और विषमांगी माध्यम में ये एज ए उत्प्रेरक या एज ए कैटलिस्ट कार्य कर सकते हैं। अधिकांश उत्प्रेरक के रूप में जिंक धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है या जिंक के साथ दूसरी अन्य मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, और वे सभी संक्रमण धातुई होते हैं। जो अधिकांशतः उत्प्रेरक हम उपयोग में लेते हैं वो अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण धातुएं ही होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में अधिकांश तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं तथा इनके अतिरिक्त मोलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि धातुओं का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे हम बात करें निकिल क्रिस्टल के द्वारा उत्प्रेरकीय सक्रियता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, आपका ए और बी निकिल की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं। ये भी आपका रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। इन दोनों की अभिक्रिया होनी, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में होगी? ये उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो निकल है, ये अपने सरफेस पे इन दोनों को एक साइट, वैकेंट साइट उपलब्ध कराएगा और आपका इस प्रकार का ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर फर्दर ये प्रोडक्ट आपका जो है ए और बी के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये अगली स्टेप में आपको देखो, ये इसकी संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा होता है, ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ठीक है, इस अवस्था में। इसके पश्चात अगले स्टेप में जैसे ये आपकी ये स्टेप दूसरी स्टेप में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कंप्लीट बॉन्ड बन चुका होगा, जबकि निकिल और बी के बीच का बॉन्ड पूर्णतः अलग हो चुका होगा। और जैसा आपका पहली अवस्था में कैटलिस्ट यूज हुआ था, वो अंतिम चरण में कैटलिस्ट आपका एजेटिस निकल जाएगा, बाहर अभिक्रिया से आ जाएगा। हम इसे प्रोफाइल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई अभिक्रिया है, जैसे ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का एक कोऑर्डिनेट हमने क्या ले ली? स्थितिज ऊर्जा, दूसरे कोऑर्डिनेट पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन की प्रगति। अब देखो, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एथिलीन, और एथिलीन का क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजनेशन, H2 प्लस कर रहे हैं इसमें। तो देखो, आपका यहाँ ये रिएक्टेंट है एथिलीन। एथिलीन को जब हम जो है हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये बिना कैटलिस्ट की उपस्थिति में आपको देखो, इसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। ये इसका टॉप है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था बनेगी, ये CH2 इनके बीच का डबल बॉन्ड एक ब्रेक हो गया, तो दूसरा बॉन्ड आपका यहाँ बन गया और
थर्ड बॉन्ड जो आपका यहाँ है हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ रहा है H2 का, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये बॉन्ड बन रहा होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड न्यू फॉर्मिंग हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आपका एथेन। तो ये आपकी क्या होगी, यहां से यहां तक की ऊर्जा क्या होगी आपकी EA, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। और यदि यही अभिक्रिया हम निकल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये देखो हमारे पास कितनी कम स्थितिज ऊर्जा पर यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न होती है और प्रोडक्ट दोनों से सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया जो है कैटलिस्ट की उपस्थिति में शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, कम ताप पर संपन्न हो जाती है। और जब भी आप इस क्वेश्चन को करो तो ये प्रोफाइल डायग्राम अवश्य रूप से बनाना। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इनके उपयोग की, इनके क्या क्या यूटिलाइज है। फेंटोन अभिक्रमक द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण। फेंटोन अभिक्रमक क्या होता है, H2O2 और FeSO4 का मिश्रण। तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है RCH2 CH2OH। यहाँ पर आपने फेंटोन अभिक्रमक लिया है, ये आधे नंबर में कई बार पूछा गया है कि फेंटोन अभिक्रमक क्या होता है। तो FeSO4 और H2O2 का मिश्रण फेंटोन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एल्कोहल से ये ऑक्सीकृत होकर किसमें बन जाएगा, एल्डिहाइड में, RCH2CHO। तो यदि आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप फेंटोन अभिक्रमक की सहायता से ये कार्य कर सकते हैं, यह अभिक्रिया करवा सकते हैं। देखो FeSO4 और H2O2 के मिश्रण को ही फेंटोन अभिक्रमक के रूप में प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में एक विशिष्ट अभिक्रमक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है पॉइंट। इस अभिक्रमक की सहायता से प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण केवल एल्डिहाइडों में ही होता है, अम्लों में नहीं। ये स्पेसिफाई रिएक्शन है। यदि आपने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है फेंटोन अभिक्रमक के द्वारा कराया है तो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड ही सदैव प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ना कि अम्ल। उसके बाद आपका अगला पॉइंट, उत्प्रेरक मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। देखो आपका यहाँ पर CH3CHO ये एल्डिहाइड है और यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं हम किसमें, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में। तो ये यहाँ क्या बनेगा आपका सदैव जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब यदि यहाँ पर इस एल्डिहाइड में कार्बन श्रृंखला लंबी होती तो लंबी श्रृंखला वाला आपका अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। थर्ड पॉइंट है आपका आयरन व मोलिब्डेनम का उपयोग अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किया जाता है। आप 11 से ही 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं कि हैबर प्रक्रम क्या होता है, जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में लेकर जब इसे गर्म करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में तो हमें 2 NH3 जो है प्राप्त होते हैं, या इसके 2 NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। और ये प्रक्रम आपका हैबर प्रक्रम कहलाता है, जो अमोनिया बनाने की सबसे सस्ती सरल विधि है। SO3 के निर्माण में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करता है, जैसे आपका 2SO2 का जो ऑक्सीडेशन आप कराओगे V2O5 की उपस्थिति में तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3। ये स्पेसिफाई रिएक्शंस हैं सारे के सारे। इस के जब अभिक्रिया हम इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट 2SO3 ही बनेगा, जब SO2 की क्रिया अपन कराते हैं V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन से। अगला पॉइंट आपका है एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में। देखो एल्कीन आपकी CH2 ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, सबसे छोटी एल्कीन है। इसका हाइड्रोजनेशन आप कराओगे निकेल और प्लेटिनम की उपस्थिति में तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। सदैव एल्केन आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अगला उपयोग है, देखो अब यहाँ देखो आप सब जगह कहीं न कहीं आपका संक्रमण संयुक्त तत्व आ रहे हैं, वेनेडियम आ रहा है, Fe आ रहा है, मोलिब्डेनम आ रहा है, टाइटेनियम आ रहा है, कई सारे जो निकेल आ रहा है, प्लेटिनम आ रहा है, सबके सब आपके उत्प्रेरक के गुण अपने दर्शा रहे हैं सभी अभिक्रियाओं में। तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 में एल्यूमिनियम ब्यूटिल
वोल्टेज मिलाने पर जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र क्या होता है, जिसका उपयोग एथिलीन के बहुलकीकरण में किया जाता है और इसके द्वारा पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। जैसे आपका ये एथीन है, एन मॉलिक्यूल हमने लिए CH2 TiCl4 प्लस Al ब्यूटिल 3, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं Al कोष्टक ब्यूटिल होल 3। एल्यूमिनियम के साथ में 3 ब्यूटिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटेलिस्ट और आपका ये बन जाएगा पॉलीथीन। तो आज की क्लास में हमने इनके सारे कैटालाइटिक गुणों पर विस्तृत चर्चा की है और मैं मानता हूं कि आज का टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इससे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे उप सहसंयोजन संख्या एवं ज्यामिति। तो ये अपना इस यूनिट का अंतिम टॉपिक होगा और ये आपकी अगले एक लेक्चर या 2 लेक्चर में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरे यूनिट के नोट्स तैयार कर लिए होंगे और यदि आपको इस यूनिट में कहीं से भी कोई प्रकार की परेशानी है, कोई भी क्वेश्चंस आपका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों, आपको हेल्पफुल लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।